Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of monopoly competition. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन, इसके कॉन्सेप्ट, इसके फीचर्स और परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के प्राइस आउटपुट को किस तरीके से डिटरमाइन किया था या फिर उसके इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था। आज हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के बेसिस पर हम मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकेंड वन इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी आपको तीन टाइप्स इसके डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज द मोनोपोली कंपटीशन, सेकेंड वन इज द ओलिगोपोली कंपटीशन एंड थर्ड वन इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आज के लेक्चर में हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्स्ट टाइप यानी कि मोनोपोली कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली में दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द मोनो एंड सेकेंड वन इज द पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर, यानी कि ये वो पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन होती है जहां केवल और केवल एक ही सेलर अवेलेबल होता है इन रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री में देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑफ द प्रोड्यूसर हु इज प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई कंपटीशन नहीं होता है इसका, ना ही कोई और कॉम्पिटिटिव फर्म होती है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती है। उसके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होती है या हाई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है जिसके बेसिस पर केवल वही वो प्रोड्यूसर होता है जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उस इंडस्ट्री के अंदर सेल कर रहा होता है, और इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और यहां एंट्री के स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं, यानी कि दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस टाइप की इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसी मार्केट सिचुएशन को मोनोपोली कंपटीशन के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर? इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स विद स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। दैट इज क्लियर? यानी कि जो मार्केट है, ये जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो फुल कंट्रोल है टोटल सप्लाई का, दैट इज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर सोल प्रोड्यूसर ओनली। केवल केवल उसी पर्टिकुलर सोल प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कि टोटल मार्केट में वो किस तरीके से सप्लाई को फॉलो करेगा। द टोटल सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मोनोपोली फर्म। दैट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म। तो कुछ इसके मेन फीचर्स है। व्हाट आर दोज पर्टिकुलर मेन फीचर्स? द फर्स्ट वन इज द वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दैट इज ऑब्वियस, जैसा कि नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन में केवल और केवल एक ही सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। दैट इज द सिंगल बायर, दैट इज द सिंगल सेलर who is producing that particular commodity in that particular industry. This is the very first feature of the monopoly competition. Okay, now come to the second one. The second one is the restriction on the entry of new firms. What does that mean? यानी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नई फर्म्स की एंट्री पर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये दो पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। आइदर इट इज ड्यू टू लीगल और टेक्नोलॉजिकल, और इट मे बी बोथ। या तो लीगल फैक्टर होता है इसके पीछे या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है। ये दोनों ही फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नई फर्म्स इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन फॉलो नहीं कर सकती है। कुछ इसके पर्टिकुलर फैक्टर्स है जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पहला है इसके अंदर दैट इज कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल। क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उस पर उसका फुल कंट्रोल होता है। कोई और दूसरी फर्म अगर प्रोड्यूस करना भी चाहे तो उसके लिए जो उसे रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल उसको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या कह सकते हैं अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सिंगल फर्म का उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर फुल कंट्रोल होता है। या फिर क्या होता है, वो ऐसी टेक्निक डेवलप करती है और उस टेक्निक को डेवलप करने के बाद वो क्या करती है, उसको पेटेंट करा लेती है, उसका कॉपीराइट ले लेती है और एक लाइसेंस ले लेती है। और उस पर्टिकुलर कॉपीराइट या पेटेंट के बेसिस पर केवल और केवल वही फर्म क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरी फर्म अगर प्रोड्यूस करना भी चाहे तो उसके कॉपीराइट या फिर उसके पेटेंट की वजह से इसका प्रोडक्शन वो दूसरी फर्म फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कॉपीराइट के बेसिस पर दूसरी फर्म्स की एंट्री को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एक ये भी रीजन होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जब वो यूनिट वर्क कर रही है तो हाई रिसोर्सेज को फॉलो करती है, यानी कि उसमें बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और वो फर्म क्या करती है, उस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने प्रोडक्शन को फॉलो करती है। बाकी जो फर्म्स है वो उस लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसी वजह से भी क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटीज के रेफरेंस में भी गवर्नमेंट क्या करती है, लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, यानी कि पब्लिक को उसकी बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। और कभी कभी कुछ कमोडिटीज के रेफरेंस में गवर्नमेंट क्या करती है, केवल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को इसका लाइसेंस देती है और वही कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती है। जैसे हम करंट एग्जाम्पल की बात करें तो रेलवेज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। रेलवेज जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट यूनिट है और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को फोकस नहीं किया गया है या किसी दूसरी फर्म को इसमें एंटर करने के लिए कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने इसके रेफरेंस में एक लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। और रेलवे क्या करती है, रेलवे ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन के रेफरेंस में। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फॉलो करना दैट इज अ रिस्क फैक्टर, और उस रिस्क फैक्टर को देखते हुए भी जो कुछ फर्म्स हैं वो उस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर नहीं करना चाहती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर फर्म की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, जिन पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से जो नई फर्म्स हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड फीचर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली कंपटीशन में खास बात क्या होती है कि इनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्लेस पर कभी कभी क्या करते हो, दूसरी कमोडिटी को यूज कर लेते हो जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या ऑलमोस्ट वही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी को फर्स्ट कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट के नाम से जानते हैं। लेकिन मोनोपोली कंपटीशन के लिए कंडीशन है कि इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या मतलब होगा इसका, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ मोनोपोली कंपटीशन। The monopoly competition is that competition where there is no close substitute available in reference of the commodity that is produced by that particular sole producer in the market. That is clear? Now, the next and the fourth one is that is full control over price. यानी कि इस पर्टिकुलर सोल प्रोड्यूसर का या मोनोपोलिस्ट का प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर। तो वो जिस पर्टिकुलर प्राइस पर चाहे उस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, क्योंकि टोटल मार्केट की जो सप्लाई है वो केवल उसी सोल प्रोड्यूसर के हैंड में होती है। दैट पर्टिकुलर सोल प्रोड्यूसर कंट्रोल्स द एंटायर सप्लाई ऑफ द मार्केट। इसका मतलब जो फर्म है और जो इंडस्ट्री है दोनों का सप्लाई कर्व क्या होगा, सेम होगा। और इस सप्लाई कर्व के सेम होने की वजह से द मोनोपोलिस्ट विल बी इन अ सिचुएशन
टू कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय हिम। इसका मतलब क्या होगा, जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर मोनोपोलिस्ट इज नोन एज द प्राइस मेकर रेदर देन अ प्राइस टेकर। जैसे परफेक्ट कंपटीशन था, परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म्स थी दे वर वर्किंग एज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री में मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर जिस पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड किया गया था, उसी पर्टिकुलर प्राइस पर सारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही थी। लेकिन मोनोपोली कंपटीशन के केस में टोटल सप्लाई मोनोपोलिस्ट के कंट्रोल में होने की वजह से, ये मोनोपोलिस्ट क्या होता है, ये एक प्राइस मेकर होता है, ये प्राइस टेकर नहीं होता है, और उसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कोई भी फियर नहीं होता है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, प्राइस को रेज कर सकता है, और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। जिस पर्टिकुलर मार्केट में उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, या जहां मार्केट मोर इलास्टिक होगा, वहां वो प्राइस कम भी कर सकता है, और जहां उसको मार्केट इन इलास्टिक दिखाई दे रहा होगा, उस पर्टिकुलर मार्केट में वो ज्यादा प्राइस में भी अपनी कमोडिटी को सेल कर सकता है। तो प्राइस ज्यादा होंगे या कम होंगे, यह डिपेंड करेगा मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इन दिस वे द मोनोपोलिस्ट इज हैविंग द फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ओके, द लास्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली कंपटीशन के रेफरेंस में प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि जो प्राइस मोनोपोलिस्ट चाहे तो ज्यादा कर सकता है या उसी कमोडिटी के प्राइस को कम करके सेल कर सकता है, ये डिपेंड करता है मार्केट की इलास्टिसिटी पर। तो अगर मार्केट की, क्योंकि मार्केट की इलास्टिसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मोनोपोलिस्ट है तो वो डिफरेंट टाइप के मार्केट में ऑपरेट भी कर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा। देयर विल बी डिफरेंट मार्केट्स वेयर द मोनोपोलिस्ट विल बी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। अगर मार्केट्स की जो इलास्टिसिटी है वो अलग अलग होगी, तो उस केस में वो अलग अलग प्राइस पर भी अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। यानी कि प्रोडक्ट सेम है, कमोडिटी सेम है, लेकिन उसके प्राइसेस डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर की इनकम है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को किस पर्टिकुलर सेगमेंट को कितने प्राइस में सेल करेगा। सो इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मोनोपोलिस्ट, और इसी वजह से वो अलग अलग प्राइस में सेम क्वांटिटी को अलग अलग मार्केट्स में सेल करने की पोजीशन में होता है। ओके, सो दीज ऑल आर the features of the monopoly competition. Thank you.